स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर। ये पेपर हमने 10 क्वेश्चन सीरीज़ में कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में ये पूरा पेपर हम देखेंगे एक बार, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। इससे अगली वीडियो जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की आएगी। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के MCQs हमारे सेकंड चैनल पे करवाए गए हैं, स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा अगर आपको वहाँ से +1 के टॉपिक्स की वीडियो देखनी है तो। और प्लेलिस्ट सभी अपने टॉपिक्स की मिलेगी, सभी पेपर की मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ से जाके जो है वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, एस्टेट के सारे पेपर कराए गए हैं, DSSP के स्क्रीनिंग के 3 पेपर करवाए गए हैं, HSSC स्क्रीनिंग का पेपर हमने किया है और अब UGC नेट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं हम। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार, ठीक है, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है इसको कहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से निकल के आया कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 52 जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसमें किया जा सकता है, एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता, ये है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकती। तो फिर कहाँ कहाँ कर सकती है वो सारा याद कर लें। अदर ऑप्शन है कहाँ कहाँ कर सकती है कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड है, जो पैसा है, उसे कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को इशू करने पे जो डिस्काउंट दिया जाना है। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर फुली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूज़ किया जा सकता है। और कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। ठीक है, शेयर डिबेंचर को इशू करते टाइम जो भी खर्चा होगा, जो भी कमीशन दिया जाएगा, जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा, उन सभी को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। बायबैक ऑफ ऑन शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज़, अपने ही अंशों को बायबैक करने के लिए या दूसरी जो सिक्योरिटीज़ है उन्हें बायबैक करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जो शोधन किया जाना है डिबेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का, और वहाँ पे जो प्रीमियम दिया जाएगा वो भी कंपनी के लिए एक नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 5 पे इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, और ये भी ऑप्शन में आया था कि फुली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। तो जिसके लिए किया जा सकता है वो याद रख लेना, जो नहीं किया जा सकता वो अपने आप ही कवर अप हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता। क्या आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है, 4 क्वेश्चन नेगेटिव देके एक बता देंगे कि बताओ इसमें से किसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो 5 टॉपिक यहाँ दे रखे हैं और 6 टॉपिक ये रहा कैपिटल लॉसेस, ये 6 अपने माइंड में रखना। इन 6 में से भी कोई ऑप्शन में हो सकता है जो हमें छांटना पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और एचटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, एचटेट की नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाली है। तो वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बने रहें मेरे साथ मेरी सभी वीडियोस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं और उन्हें मैच मेकिंग करना है कि वो किससे रिलेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 किसके लिए बनाया गया है, इंटेंजिबल एसेट के लिए बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 लीजिंग के लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है वो इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, वीडियो को 2 बार देख लो, सारे क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इंटेंजिबल एसेट के लिए, 17 लीजिंग के लिए और 12 इनकम टैक्स के लिए। हम पढ़ तो 100 क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन आप खुद देखोगे कि इस वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो वो कवर अप होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिसेसर ऑफ IRDA एक्ट 1999।
ठीक है। IRDA एक्ट 1999 का जो प्रीडिसेसर है, यानी कि इससे पिछला कौन सा एक्ट है, वो है इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये इसका प्रीडिसेसर कौन सा है? इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सक्सेसर कौन सा एक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? IRDA एक्ट 1999। ठीक है, याद रखना है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सक्सेसर है IRDA एक्ट 1999। IRDA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA का जो बिल है वो पास हुआ है दिसंबर 1999 में, इसीलिए इस एक्ट के आगे लिख दिया है IRDA एक्ट 1999। और इसको ये जो लागू किया गया है वो है अप्रैल 2000 से। तो ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि IRDA को लागू कब किया गया, कि ये एक्ट कब बना? अप्रैल 2000 में। पास हुआ है दिसंबर 1999 में और लागू हुआ है अप्रैल 2000 में। कई बार मंथ जो देके वहाँ पे भी बदल कर देंगे, जैसे पास हुआ दिसंबर 99 में, 99 के ही 4 जो है वो मंथ्स वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो जहाँ पे अगर हमें अवेलेबल है मंथ्स, तो मंथ्स के साथ ही याद रखना चाहिए टॉपिक, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो हमें गेन करनी चाहिए और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। दिसंबर 1999 में ये IRDA बिल जो है वो पास हुआ है और 2000 में इसको ये एक एक्ट बना है, यानी कि लागू किया गया इसको। प्रीडिसेसर है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और सक्सेसर है IRDA एक्ट 1999। IRDA की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप गौर से देखेंगे ना वीडियो, तो वीडियो में ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और जो हमारा आंसर है वो है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। तो पढ़ लेते हैं दोनों ही करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। करेक्ट में बोला गया है इफ़ द टैक्स लायबिलिटी हैज़ बिन रिड्यूस्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। अगर एक कानूनी ढांचे के अंदर ही टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? टैक्स प्लानिंग। ठीक है, ये टैक्स प्लानिंग हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड में बोला गया है कि इफ़ टैक्स लायबिलिटी हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स। जिनकी इनकम टैक्स की छूटों को प्राप्त करने के लिए जब टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाएगा तो इसे कर की चोरी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड टैक्स इवेशन। तो ये जो है वो गलत बात है। टैक्स की चोरी क्या होता है सभी को पता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी और सेकेंड जो है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है organization structure that shows a unique combination of strategy, structure and management process is known। क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है स्ट्रैटेजी का, स्ट्रक्चर का और मैनेजमेंट की प्रोसेस का, यानी कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट प्रोसेस तीनों का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो कौन से स्ट्रक्चर में होता है? वो होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल नेटवर्क, जहाँ पे जो वो काम करता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ के स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रोसेस का यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये होती है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच मेकिंग। देखिए, इंटर बैंक कोल मार्केट किससे मैच करेंगे? शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी से, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है इंटर बैंक कोल मार्केट। और कमर्शियल बिल क्या हो जाएंगे? मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट और ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, से गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। और इनकी जो ये टाइम पीरियड है ये भी पेपर में आता है और हम देखेंगे कि जब हम आगे वाले पेपर करेंगे तो यहाँ पे भी ये भी पूछा जाता है। तो ये याद रखना आसान है। फर्स्ट 14 और सेकंड 91 याद कर लें, उसके बाद 2 से मल्टीपल करते चले जाए। 91 टू जो 182, 182 टू जो 364 डेज। तो जो TB है यानी कि ट्रेजरी बिल्स हैं वो कितने कितने दिन के लिए जारी किए जाते हैं? 14 दिन के लिए, 91 91 दिनों के लिए, 182 दिनों के लिए, 364 दिनों के लिए। तो ये सारे ही याद रखने हैं और ये हमारा मैच मेकिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, ट्रेजरी बिल को आप गवर्नमेंट पेपर के साथ मैच कर दीजिए। अगर एक ये भी आता होगा ना तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में डी में फोर्थ, यानी कि फोर्थ जो है 2 जगह पे नहीं है, एक ही जगह पे है। तो ये वाला सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक का थर्ड इंटर बैंक कोल मार्केट शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है, कमर्शियल बिल हमारे मनी मार्केट है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और कमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट है, और ट्रेजरी बिल हमारे गवर्नमेंट पेपर। अगर आपको ये सारे ही पढ़ने हैं तो देखिए ISTAT 2019 का क्वेश्चन नंबर 133 जहाँ हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन सीरीज़ में ISTAT के सारे पेपर बहुत ही अच्छे से किए गए हैं। इन सब के बारे में पढ़ना है तो वहाँ पर जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म दैट सेल्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ ₹10। मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है एक फर्म के जो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपये पे बेच रही है, एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज -2, यानी कि माइनस में है इसकी ये इलास्टिसिटी जो दे रखी है वो -2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइनस से ही डिनोट किया जाता है क्योंकि हमारी जो प्राइस और डिमांड है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई AR माइनस MR। इलास्टिसिटी कितनी गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है उसको हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। 2 इज इक्वल टू AR गिवन है हमारी 10, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस MR हमें निकालनी है। तो फॉर्मूले में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको आगे सॉल्व करके हमारा MR निकल गया ₹5। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ₹5 हमारी मार्जिनल रिवेन्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी धारा के तहत रिटर्न ऑफ इनकम को सबमिटेड किया जाता है? ये है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीफ, ओपिनियन, knowledge or information about the particular event which the employee possesses is, ये क्या हो जाता है, ये कौन सा एटीट्यूड है? यानी कि वो अभिवृत्ति, वो एटीट्यूड हमें चुनना है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यानी कि जैसे बंदे के पास नॉलेज होती है, जैसी उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है उतनी उसको नॉलेज होती है, उसी के आधार पर उसके ओपिनियन और उसके बिलीफ जो है वो बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक अभिरुचि एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड ये हमारा हो जाएगा। जैसे कि एक बंदा कहेगी आई लाइक एक्स ब्रांड कार बिकॉज दे गिव मोर देन 20 किलोमीटर पर लीटर माइलेज ऑन पेट्रोल। तो ये क्या है, ये उसका विश्वास है, उसने सुना है उस कार के बारे में तो उसको एक्स कार पसंद आई क्योंकि उसे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो पसंद आई, तो उसी के आधार पर उसने अपनी धारणा बना ली। या फिर ये कहा जाए कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस, ठीक है, ये सिर्फ उसका विश्वास है, बिलीव है। तो ये हमारा एटीट्यूड किसके ऊपर होता है डिपेंडेंट, बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो कॉग्निटिव एटीट्यूड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। इनकी अभिव्यक्ति के आधार पर आप इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सबसे पहले होता है एक ऑफर, उसके बाद होती है ऑफर की एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक ऑफर किया जाता है फिर उसको स्वीकार किया जाता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाता है, वो एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट से वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है और उसके बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध का उल्लंघन होना। अनुबंध होगा तभी वो उल्लंघित होगा। तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है A, B, D एंड C, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्टेंस आएगी, थर्ड नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट और फोर्थ पे आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ही निकला कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कई बार आप बोलेंगे, 2-3 बार फ्लो में एक बार बोल जाइए, ऐसे याद हो जाता है। तो देखिए ये इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो सही नहीं है कि जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट है, लिक्विडिटी कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, यानी कि सरकार के जो नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर के, उसके वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि MSS होता क्या है। MSS क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि MSS जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, RBI के द्वारा की गई। कब की गई, अप्रैल 2004 में की गई। ठीक है, क्यों की जाती है ये यूज़, कब की जाती है, जब सिस्टम के अंदर हाई लिक्विडिटी हो। MSS इज यूज्ड व्हेन देयर इज हाई लिक्विडिटी इन सिस्टम। ये किसके थ्रू, जो मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी हो जाती है उसको किसके थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं MSS के बारे में। देखो 2003 में ना डॉलर एक्सचेंज रेट में अस्थिरता के कारण रुपया कमज़ोर हो गया था। तब RBI ने क्या करा, डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। RBI ने अपने सिक्योरिटीज़ को बेचकर डॉलर खरीदना शुरू कर दिया था। तो एक टाइम ऐसा आया कि RBI के पास अब कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। अगर RBI डॉलर नहीं खरीदते तो रुपये की कीमत जो है वो कम हो सकती थी। तब मार्केट में पैसों की लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए सन 2004 में RBI ने सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और MSS को लॉन्च किया। इस MSS के अकॉर्डिंग क्या होता है, RBI सरकार के नाम से,
आरबीआई सरकार के नाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो वो जारी कर सकती थी, और एमएसएस में केवल मार्केट के एक्सेस मनी को विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स के थ्रू मार्केट से बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड है उसे इशू कर दिया जाता है, मार्केट की लिक्विडिटी को खींच लिया जाता है। एमएसएस किसने लॉन्च की? आरबीआई ने की। कब की? अप्रैल 2004 में की। किस लिए की जाती है? ताकि मार्केट की हाई लिक्विडिटी को जो है सोख लिया जाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए। तो ये क्या था कि कौन सा नहीं है इसके बारे में सही? तो ये नहीं था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, गवर्नमेंट के जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाए, तो ये सही नहीं है। बाकी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लो। ठीक है, जो लार्ज कैपिटल फ्लो के कारण जो भी सरप्लस लिक्विडिटी आ गई है मार्केट के अंदर, उसे क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। सेकंड है इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी। देखिए, सरप्लस लिक्विडिटी, सरप्लस लिक्विडिटी, सरप्लस लिक्विडिटी, और ये मेन ही है कि सरप्लस लिक्विडिटी क्या होता है? अधिशेष तरलता, यानी कि जो भी मार्केट में लिक्विडिटी है उसको ये एब्जॉर्ब कर रही है। सो सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल। ठीक है, सरकार के जो बॉन्ड है या ट्रेजरी बिल हैं उसे इशू करके इस लिक्विडिटी को अब्जॉर्व करने का काम किया जा रहा है। एंड मोबिलाइज्ड सरप्लस लिक्विडिटी इज हेल्ड इन द एमएसएस अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के, आरबीआई के एमएसएस अकाउंट में ये जो है लिक्विडिटी वो रहती है। तो ये था एमएसएस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैच करना है, ये जो डिडक्शंस है उसे मैच करना है कि ये जो एक्ट से मतलब धाराओं से इसे मैच मेकिंग करनी है कि कौन से डिडक्शन पे कौन सा लगता है। एटीटीटीए किसके लिए होती है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट के लिए डिडक्शन लगेगी एटीटीए। ठीक है, सीसीडी किसके लिए लगेगी? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेमेंट सिस्टम। नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए लगेगी सीसीडी। एटीई किसके लिए लगनी है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अब वही बात है कि ना, अगर सिर्फ यही पता हो कि एटीई किसके लिए लगनी है तो चारों ऑप्शन में बस एक यही ऑप्शन है जिसमें सी के लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। तो एटीई जो है वो लगती है हायर एजुकेशन पे जो लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। एटीई किसके लिए लगेगी? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए लगेगी ई। ठीक है, टीटीए किसके लिए लगी है? सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट के लिए। सीसीडी नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए। एटीई जो है वो हायर एजुकेशन का जो लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए। एटीई लोन टेकन फॉर रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ये थी चारों मैच मेकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक्स इज एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज हैविंग ग्रोस टोटल इनकम ₹3,50,000। वट इज द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19? 18-19 का जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी पूछी गई है। आंसर है 2580। करते हैं इसको सोल्व। देखिए, सबसे पहले 55 ईयर के वो इंडिविजुअल है और 3.5 लाख उनकी इनकम है, उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है। तो द टैक्स लाइबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल लेस दैन एज ऑफ 60 ईयर हैविंग ग्रोस टोटल इनकम। देखिए, इनकम कितनी है? 3.5 लाख, उसमें से 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से लग जाएगा 5000, और रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। रिबेट मिलेगी 2500 की, ये हो जाएगा हमारा 2500, और इसमें सेस जो है वो अतिरिक्त कर जोड़ देंगे 3% का, तो ये आ जाएगा 75 रुपीज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो 2575 टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट हो जाएगी। अप्रोक्सीमेशन करके ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2580। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 लाख आर टू बी रिडीम्ड एट पार फॉर विच फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹80,000 आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करना है, इसके लिए कंपनी ने क्या करा? इक्विटी शेयर को इशू कर दिया डिस्काउंट पे। व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट? तो इस कंडीशन में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा? नॉमिनल वैल्यू है जो हमें रिडीम्ड करना है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे फ्रेश इशू की प्रोसीड वैल्यू। देखिए, जो हमारा शेयर हमने रिडीम्ड करना है उसकी नॉमिनल वैल्यू है 2 लाख,
और माइनस में करेंगे प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। प्रोसीड का मतलब कि कितना मिलेगा फ्रेश इशू से, ये डिस्काउंट पे इशू किए गए 80,000 का 10% माइनस कर देंगे। 80,000 में से 8,000 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 72,000। तो 2 लाख में से 72,000 का ये आ गया ₹1,28,000, जो कि CRR में डालना पड़ेगा कंपनी को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड ₹1,28,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन के बिल्डिंग यानी कि बनाए जा रहे हैं लंबे समय के लिए म्यूचुअली संतोषजनक संबंध यानी कि सेटिस्फाइंग रिलेशंस विद की कस्टमर्स सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन एज। उन सभी से कस्टमर से, सप्लायर से और डिस्ट्रीब्यूटर से एक लंबे टाइम के लिए संतोषजनक संबंध बनाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह की मार्केटिंग हो जाएगी? हो जाएगी हमारी रिलेशनशिप की मार्केटिंग। ठीक है, ये जब क्वेश्चन किया था तो सभी तरह की मार्केटिंग करी थी, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इसको। आपको देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसे तो मोस्टली क्वेश्चन हम यहाँ पे दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो ये नहीं करा रही हूँ मैं यहाँ पे। यही हो जाएगा रिलेशनशिप मार्केटिंग, जो कि रिलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। Next question, if two regression coefficients are -0.8 and -0.2, then the value of coefficient of correlation is। तो यहाँ पे क्या जाए, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि प्लस में 0.40 आना चाहिए। प्लस में नहीं आएगा, अंदर वाले साइन जो है वो अगर दोनों माइनस किया तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो ये जो सिंपल हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। देखिए फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर में कि क्या फॉर्मूला आएगा। सिंपल फॉर्मूला है R=BYX × BXY। ठीक है, जो दोनों रिग्रेशन के कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 0.4। और माइनस क्यों आया है? क्योंकि अंदर वाले दोनों साइन ही माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज। देखिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों ही करेक्ट है। पहला क्या, अर्थमेटिक मीन जो है एक ऑल पर्पज एवरेज है, यानी कि सर्वदेशीय एवरेज है, हर किसी उद्देश्य को कवर अप करता है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन बिल्कुल ठीक है। सेकंड है मीन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। ये बात भी सही है कि इन दोनों को पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है, मीडियन एंड मोड को। ठीक है, मीडियन एंड मोड जो है दोनों ही क्या होते हैं? पोजिशनल एवरेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। शॉपिंग गुड्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं? शॉपिंग गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूजुअली परचेज ओनली आफ्टर द कस्टमर हैज़ कंपेयर्ड प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल। देखिए कि कह रहे हैं कस्टमर के द्वारा खरीदी जाती है जब वो कंपेयर कर लेना उसके प्राइस को, उसकी क्वालिटी को, उसके स्टाइल को मोर देन वन शॉप पे जाके, तो वो उसके बाद वो जो खरीदता है वो होते हैं शॉपिंग गुड्स। तो दिस प्रोडक्ट रिक्वायर पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो इनको क्या जरूरत होती है? पर्सनल सेलिंग की और एडवर्टाइजिंग की। एंड आर लोकेटेड इन फ्यूअर आउटलेट्स। फॉर एग्जांपल एयरलाइन की जो टिकट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, फोन्स है, फर्नीचर है, क्लोथ्स है, ये सारी चीज़ें जो क्या है शॉपिंग गुड्स होती हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि शॉपिंग गुड्स के बारे में कौन कौन सी फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। ABC तीनों ही हमारी फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या है? दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। बिल्कुल, अगर हम कपड़े खरीदते हैं रोज़ रोज़ थोड़ा ना खरीदने चाहते हैं, तो वो ड्यूरेबल होते हैं। क्योंकि अभी अपने एग्जांपल में देखा, फ़ोन, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है, एयरलाइन की जो टिकट है, वो ड्यूरेबल होती है, बिल्कुल ड्यूरेबल है सारी चीज़ें। सेकेंड है कंज्यूमर्स जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स एंड देन बाय सच गुड्स। ये लाइन भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी मीनिंग में। थर्ड है पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज जनरली हाई। ठीक है, सामान्यतः ऊंचा होता है, इतना भी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता कि हम उसे खरीद ना पाए, लेकिन नॉर्मल जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है, तो जनरली हाई होता है। ये तीनों ही जो है वो इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एक्ट पे कौन सा जो है वो ये कौन से ईयर में पास हुआ, या फिर ये कौन सा लगता है 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट कौन सा होता है? 2002। कह रहे इसमें से कौन सा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के दायरे में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये जो आता है वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कंपटीशन एक्ट के अंदर नहीं आता है। कंपटीशन एक्ट किस लिए होता है? कंपटीशन एक्ट के फीचर्स और कौन से हैं? एनकरेज कंपटीशन, जो कंपटीशन को एनकरेज करे। प्रिवेंट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रमुख पद के दुरुपयोग को रोके। या रेगुलेट मर्जर्स एंड इक्विलाइजेशन, विलय और अधिग्रहण को विनियमित करे। ये हो जाता है हमारा कंपटीशन एक्ट। थोड़ा सा पढ़ते हैं कंपटीशन एक्ट के बारे में। कंपटीशन एक्ट का जो प्रीडिसेसर है वो है MRTP एक्ट 1969। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि MRTP एक्ट 1969 के जगह पे कौन सा एक्ट जो है वो लागू किया गया है, तो ये हो जाएगा कंपटीशन एक्ट 2002।
और ये आगे अगर प्रीडिसेसर पूछ लिया जाए, कंपटीशन एक्ट 2002 का प्रीडिसेसर कौन सा है, एमआरटीपी एक्ट है 1969, और एमआरटीपी एक्ट 1969 का सक्सेसर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा कंपटीशन एक्ट 2002। उद्देश्य क्या होते हैं इसके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कमीशन टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, यानी क्या है, कंपटीशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रमोशन एंड सस्टेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू रेगुलेट कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग मर्जर्स एंड अमलगमेशंस, ये भी हमारे ऑप्शन में था। टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये भी ऑप्शन में था। ये तीनों ही हमारे ऑप्शन में हैं। और एमआरटीपी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन से नहीं हैं। अनपब्लिश्ड थीसिस जो है वो सेकेंडरी डाटा होता है, और एनुअल रिपोर्ट भी सेकेंडरी डाटा होते हैं। इंटरव्यू, क्वेश्चनरी और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों ही प्राइमरी डाटा के सोर्सेज हैं, तो सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन से जो रिलेट करती है वो कमेटी कौन सी है, वो कमेटी कौन सी है, एन.के. मित्रा कमेटी है। एन.के. मित्रा कमेटी किससे रिलेट करती है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन से, और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया, अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में एन.के. मित्रा कमेटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से जो रिलेट करती है। आपकी जो कमेटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, भगवती कमेटी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर से रिलेट करती है। जे.आर. वर्मा कमेटी कोई नहीं, जे.एस. वर्मा कमेटी मेरे ख्याल से होती है। जे.आर. वर्मा कमेटी के बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एल.सी. गुप्ता कमेटी वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव से रिलेट करती है, और जे.एस. वर्मा कमेटी जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेट करती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एन.के. मित्रा कमेटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो रिलेट करती है वो है एन.के. मित्रा कमेटी, और रिपोर्ट कब पेश की इसने, अप्रैल 2001 में। आगे भी दो स्टेटमेंट दी गई है, दो क्लोजली रिलेटेड जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे से देखिए कि ये क्या कह रहा है, जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों ही सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। सारे हमने डिस्कस किया है स्टार्ट 2018 के क्वेश्चन नंबर 134 और क्वेश्चन नंबर 127 में, तो बिल्कुल फुल टू अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 2018 का जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें 134 जिसमें है या 172 जिसमें है 127 वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं कि जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सेम नहीं है। सेकंड है, द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू फिक्स द रेम्युनरेशन एंड अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स, ये बिल्कुल सही बात है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ही यही होता है, तो दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन ए कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल, कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज नहीं है, कस्टमर अनोयंस यानी कि कस्टमर की चिड़ और झुंझलाहट, ये इसका कोई कस्टमर से रिलेशनशिप करते टाइम ये लाइफ साइकिल का कोई भी ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी कौन से हैं, कस्टमर की एक्विजिशन, कस्टमर की डेवलपमेंट, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, ये तीनों ही हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे बताए गए हैं 5, आप ये भी याद रख सकते हैं, कस्टमर की अवेयरनेस, कस्टमर की एक्विजिशन, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन यानी कि डेवलपमेंट, आगे रिटेंशन यानी कि वो सेटिस्फाई तो वो रिटेंशन भी करेंगे, और एडवोकेसी, ये 5 जो कस्टमर की रिलेशनशिप लाइफ साइकिल बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टैक्स लॉज डोनेशन टू अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, किसको डोनेशन किया गया, अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन को, किस लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। वो एलो करता है, क्या एलो करता है, अगर 2020-21 के अकॉर्डिंग पूछा जाए, उस वाले ईयर में पूछा जाए तो ये 150% ऑफ द डोनेशन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। लेकिन अगर अब आगे आएगा 2021-22 के लिए अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 100% ऑफ द डोनेशन, तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन को जब साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 150% ऑफ द डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिस्ट में थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट दी गई है और एक में इकोनॉमिस्ट दिए गए हैं, इसको हमने मैच मेकिंग करना है। फर्स्ट है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है, F.B. हॉले ने दी है 1893 में। सेकंड है इनोवेशन थ्योरी, ये शुम्पीटर ने दी है। थर्ड है रेंट थ्योरी, F.A. वाकर ने, और डायनामिक थ्योरी क्लार्क ने। ठीक है, ये चारों थ्योरी आप याद रखिएगा कब कब दी है। रिस्क थ्योरी, रिस्क को धीरे धीरे उठाना चाहिए यानी कि होले, तो आप उसे याद रख सकते हैं, F.B. हॉले। इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन करना
स्कूल से सीखते हैं, तो वहाँ SCH यानी कि ये शुम्पीटर है जैसे, तो वहाँ स्कूल से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने का सबका अपना अलग तरीका होता है, आप कैसे भी याद करिए लिंक करके। तो इनोवेशन है शुम्पीटर। रेंट थ्योरी कैसे आ जाएगी? रेंट थ्योरी FA वाकर, और डायनामिक थ्योरी हमारी क्लार्क की पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल सर के जो 14 प्रिंसिपल है ना, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला एक यही प्रिंसिपल है। प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट, यानी कि अपनी टीम भावना को जिसमें प्रमोट किया जाता हो। हार्मोनी सहयोग की भावना, यूनिटी एकता की भावना आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये कौन से सिद्धांत में बात की जाती है? सबसे लास्ट हमारा स्पिरिट डी कोर्स, सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कस्टमर spends so much that negative income effect overwhelms the positive substitution effect, so as the underlying demand curve is positively sloped. डिमांड कर्व क्या है? पॉजिटिवली स्लोप हो जाता है। ये क्या हो जाता है? गिवन गुड्स हो जाते हैं, जिसमें प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारे गिवन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में फॉर्मूले दिए गए, एक साइड में पूछा गया कि किसका फॉर्मूला है। तो फर्स्ट जो है वो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसका फॉर्मूला है? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। ठीक है, अलग अलग एक फॉर्मूला भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो मैच मेकिंग में पूछ लिए गए हैं सारे फॉर्मूले, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस का, Q3 + Q1 - 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। और लास्ट है कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, P90 परसेंटाइल से यदि नोट करेंगे वो क्वार्टल डेविएशन होता है। क्यों? P फॉर परसेंटाइल, P90 + P10 माइनस में 2P50 डिवाइडेड बाय P90 माइनस में P10। ये तीनों फॉर्मूले हैं। फर्स्ट जो सबसे सिंपल लग रहा है वो कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सेकंड जो है वो बावले, और थर्ड जो है वो कैली का। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जो हमारे इवेंट्स है वो हम यहाँ पे चूज़ करने हैं, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसी, ये किस में आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आते हैं। सेकेंड है क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आते हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी, ये भी आएंगे। और रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड नेशन, अपने कॉम्पिटिटर के लिए रिएक्ट करना और अपने देश के लिए आभार व्यक्त करना, ये भी हमारे कल्चर में आते हैं। क्या नहीं आता है? रोल, एम्बिग्यूट्स, ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिसीज़। देखो, इसका रोल जब अस्पष्ट हो जाए ट्रेड यूनियन के लिए, उसकी पॉलिसियाँ ही अस्पष्ट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नहीं होता है। ABCD ये 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। देखिए, पीटर एफ ड्रकर ने जो बात कही है रिलेशनशिप किसके लिए, किसके रिलेशनशिप के बारे में? सेलिंग और मार्केटिंग के बारे में। तो ये ऐसे ही एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड ही याद रखनी है कि द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लिशियस। द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लिशियस, ये यूँ का यूँ हमें याद रखना है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग इम्पोर्टेड इज कॉल्ड। ये क्या होता है? ये कोटा होता है। ठीक है, ये HPSC के पेपर में भी आया है। ये एम्बार्गो क्या है? ट्रेड रेस्ट्रेंट क्या है? इम्पोर्ट टैरिफ। ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन है वो याद रखेंगे, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जब मात्रात्मक रूप से इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि भाई बस आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये कोटा डिसाइड कर दिया है। ठीक है, एम्बार्गो क्या होता है? एम्बार्गो ये DSSB के में भी आया है कि एम्बार्गो क्या है? एक ऑफिशियल ऑर्डर है टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री। ट्रेड रेस्ट्रेंट क्या होता है? व्यापार के मुक्त प्रवाह को रोकने का एक अधिनियम है ट्रेड रेस्ट्रेंट, जो हमारा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक ये एक्ट जो है वो लगाया गया है। इम्पोर्ट टैरिफ क्या होते हैं? इम्पोर्ट किया गया है जो गुड्स, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा के बाधाएं उत्पन्न करना। इम्पोर्ट टैरिफ आर टैक्सेस चार्ज बाय द कस्टम अथॉरिटी ऑन द इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू ए कंट्री। एक देश में जितना माल इम्पोर्ट किया जाता है, बाहर से जो माल मंगाया जाता है, उसके ऊपर ये जो है टैक्स लगाए जाते हैं। इकोनॉमिकली इम्पोर्ट टैरिफ्स आर चार्ज टू जनरेट रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? सरकार के लिए रिवेन्यू को जनरेट करते हैं। और टू प्रोटेक्ट लोकल गुड्स अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट।
कि ताकि लोग जो है बाहर का माल अगर महंगा है तो लोग जो अपने देसी जो माल है, मतलब देश जो हमारे इंडिया में यानी कि जो अपनी कंट्री में बनाया जाता है उसको ज़्यादा लें। जैसे दिवाली के टाइम पे कहा जाता है चाइनीज़ लड़ियाँ मत खरीदो, ठीक है, मिट्टी के दिए खरीदो, इस तरह की आप ऐड भी बहुत सारे देखते होंगे। तो ये क्या है, एक तरह से इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं, अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए बाहर से जो माल मंगाया जाता है उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, कोटा, जो कि इम्पोर्टेंट है, HPSC वाले पेपर में भी आया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियोस को गाइस प्लीज़ शेयर कर दें अपने जो भी नेट के ग्रुप हैं। इस ये वाली वीडियो तो जा ही सकती है, एस्टेट की नहीं जाए तो, और एस्टेट वाले बच्चे भी इन वीडियोस को देखें क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सूटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि वित्तीय निर्णय लेते टाइम कौन सा ऐसा एनालिसिस है जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है? ये CAPM एनालिसिस। CAPM एनालिसिस क्या होता है? CAPM की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट, यानी कि जिस एसेट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे कितना रिस्क है और वहाँ से कितना हमें रिटर्न मिलेगा, ये सारा देखा जाता है CAPM एनालिसिस। क्वेश्चन है, ए कंपनी इशूज 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी ने 10% के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, फेस वैल्यू दी गई है 100 रुपीज़, इशू प्राइस है 95। इट मीन्स कि जो शेयर हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, एनुअल डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि गिवन है, एनुअल डिविडेंड गिवन है 10%, 10/95 आ जाएगा। 95 मार्केट प्राइस भी गिवन है 95 का, तो 0.10526 आंसर परसेंटेज में गिवन है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.53 हमारे पास आ गया है कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज़ मोर सूटेबल फॉर ए लीजी हैविंग। देखिए, लीजी के लिए कब सूटेबल होती है? जब उसके पास लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए, यानी कि जिससे ख़रीदा है उसे कोई वो वापस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए सूटेबल होता है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट। सेल एंड लीज बैक यानी कि जिसने पहले बेचा अब वही यहाँ पे ख़रीदार बन जाएगा और सारी कंडीशन जो है वो पहले से यहाँ पे डिसाइडेड हो जाती हैं कि जब लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए लीजी के ऊपर तो वो सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है, दोनों ही करेक्ट है लेकिन आर जो है वो एक ही राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यू शेप का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, इस अवधारणा पर आधारित है कि जो पैमाने की बचते हैं वो जब स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन किया जाए तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हैं और जब लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन किया जाए तो वहाँ पे डिसइकोनॉमी है जो वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है सारी। रीज़न में कहा गया है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जैसे जैसे पैमाने में कमी करते जाते हैं प्रीमियरली बिकॉज एट द एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे पैमाने में वृद्धि होती है, हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे पैमाने में वृद्धि होती है, इट बिकम इवन मोर डिफिकल्ट टू मैनेज अ फर्म इफेक्टिवली, फर्म को इफेक्टिवली मैनेज करना जो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो सही बात, लेकिन दोनों ही अलग अलग है क्योंकि वहाँ पे बचतों की बात की गई है और यहाँ पे जो हमारा उत्पादन का जो स्तर है, जो पैमाना है, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आ जाएगा प्रोड्यूसिंग, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में 3 आते हैं, ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग, डिस्पोजिशन। प्रोड्यूसिंग नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोड्यूसर की जो है वो उसकी एक्टिविटी है, कंज्यूमर बिहेवियर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से नहीं है? देखिए, काई स्क्वायर का जो टेस्ट है वो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारा, और जो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है और मान विटने यू टेस्ट है, ये तीनों ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? एफ टेस्ट और टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट अलग से भी पूछ लिया जाता है। ABE यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये 3 है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी, कीमत निर्धारण की पद्धतियों में से, नीतियों में से, फर्म ऐसी कौन सी है जिसमें ए फर्म चार्जेस हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जो एक नया लॉन्च होता है मार्केट में, फर्म उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस रखती है और जैसे ही उसकी हायर प्राइस की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई होती है फिर इसके प्राइस को कम कर दिया जाता है। वो होता है स्कीमिंग, मलाई उतारने वाली नीति, यानी कि स्टार्टिंग में ही
मार्केट में हायर प्राइस रख के मार्केट की जो मलाई है वो उतार ली जाती है, यानी कि ज़्यादा प्राइस जो है वो डिसाइड कर ली जाती है। बाकी जो है फर्स्ट है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड में क्या होता है कि जैसे डिमांड पीक पे होती है ना, वैसे ही प्राइस भी पीक पे होते हैं, ज़्यादा प्राइस रखे जाते हैं, अदरवाइज़ वो कम रखे जाते हैं। इंक्रीमेंटल प्राइसिंग में क्या है, जो कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं टाइम ओवरऑल कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है, तो वो इंक्रीमेंटल प्राइसिंग। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू को कम रखा जाता है, तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज ₹90। कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस है 90 रुपये और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है नेक्स्ट ईयर में 4.5 रुपये 4.5। इफ़ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट 8%, और डिविडेंड जो है वो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि वो एक कॉन्स्टेंट रेट यानी कि 8% से वो बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे D1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में G। D1 यानी कि डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर का जो कि है 4.5 रुपये डिवाइडेड बाय P0 यानी कि कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस कितना 90 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ रेट 8। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 13% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। सप्लाई चेन में क्या नहीं आता है, देखिए सप्लाई चेन में क्या नहीं आते हैं, रेगुलेटर्स नहीं आते हैं सप्लाई चेन में आ जाएंगे हमारे रिटेल सप्लाई चेन में आ जाएंगे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, ये तीनों ही रिटेल सप्लाई चेन में आ जाएंगे, रेगुलेटर्स इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं एक साइड में और एक साइड में हाइपोथेसिस दिए गए हैं, यानी कि ऐसे कौन से मॉडल हैं जिसमें इनको जो है वो जिस मॉडल का ये ऑब्जेक्टिव है उस सिस्टम में मैच करना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट, फर्म की ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करना, ये किसका होता है, मैरिस हाइपोथेसिस में ये डिसाइड किया जाता है। मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन ये विलियमसन हाइपोथेसिस में, और सेटिस्फाइंग बिहेवियर को ये है साइरट मार्च हाइपोथेसिस, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन को बॉमल हाइपोथेसिस में देखा जाता है। तो ये चारों इस तरह से मैच हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें, कमेंट करें अपना सजेशन या अपने कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ अदर कॉमर्स ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू बी पोटेंशियल एंड परसिस्ट। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पैमाने की बचतें जो है वो मौजूद रहती है और बनी रहती है। When long run cost of producing a unit falls as the output increases, जैसे ही आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है, उत्पादन को बढ़ाया जाता है, वैसे ही इकाई के उत्पादन की दीर्घकालीन लागत जो कम हो जाती है। लागत कम होगी तभी तो पैमाने की बचते मिलेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज टेलीग्राम चैनल पर भी एचटेट 2020 के पेपर के 120 तक के जो है वो नोट्स डाल दिए गए हैं, उससे पहले 17, 18, 19 के नोट्स वहाँ पे जा चुके हैं। अगर आप सचमुच अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोट्स देखिए, प्रिंट आउट निकलवा के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। HSC स्क्रीनिंग पेपर की भी लिस्ट आपको मिलेगी, वीडियो आपको मिलेगी, DSSB के पेपर, एचटेट के पेपर और अभी अब जो नेट के पेपर चले हुए हैं सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल का नेम अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी वीडियोस जो है वो मिलेंगी, आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट बेसल। बेसल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। 43 क्वेश्चन है हमारा। बेसल क्या है, देखिए ये बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, BCBS, और इसको स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था, CBRS, यानी कि कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या इसके बारे में सही नहीं है। सही नहीं है। सेकंड बात कि ये जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 15 कंट्रीज़ के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे जो 15 कंट्रीज़ के, उनके द्वारा किया गया था। ये बात गलत है क्योंकि किसके द्वारा किया गया था, 10 कंट्रीज़, 10 देशों के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर थे उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो 15 कंट्रीज़ वाला ऑप्शन जो वो गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही है कि इसको 1974 के एंड पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस लिए, क्या चीज़ है इसके बनने का कारण, डिस्टर्बेंसेज इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है। BCBS में कौन सी बात यहाँ पे गलत है कि ये 15 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के गवर्नर के द्वारा बनाया गया था। बाकी सारी इसकी बातें सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। गैर पारंपरिक डंपिंग का उदाहरण कौन सा है? देखिए रिवर्स डंपिंग हो जाएगा, क्योंकि सिंपल डंपिंग जो है वो SSSB के पेपर में भी आई है। डंपिंग होता क्या है? डंपिंग है एक प्रोडक्ट को अपने देश में तो ज़्यादा रेट पे बेचा जाए और फॉरेन कंट्रीज़ में उसे कम रेट पे बेचा जाए, तो ये होती है डंपिंग। तो ये जो वो सारी जो डंपिंग है वो है कन्वेंशनल, और नॉन कन्वेंशनल एक आ जाती है हमारी रिवर्स डंपिंग। इसमें क्या होता है, अपने डोमेस्टिक कंट्री में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में तो उसे कम रेट पे बेचा जाएगा और फॉरेन में उसे ज़्यादा पे बेचा जाएगा, तो ये हो जाएगा रिवर्स डंपिंग। और ये क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था तो हमने सभी तरह की डंपिंग को भी डिस्कस किया था। यहाँ पे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए। 10 क्वेश्चन सीरीज़ में ये पूरा पेपर करवाया है, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ जब पूरा पेपर कराया जाता है तो वो सारी बातें नहीं बताई जाती, अलग से वीडियो में जो सारी बातें बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दैम एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलोन। इनकी जो सोशल एनवायरनमेंट है वो लोगों को प्रभावित करता है और लोगों से वो खुद भी प्रभावित होता है, वो सिर्फ मैनेजमेंट से प्रभावित नहीं होता। ये किसका मेन प्रपोजिशन है? ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, नव पारंपरिक जो थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका ये प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्विफ्ट। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंसिंग टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एस्टेट हो या नेट हो। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। वीडियो को दो बार देख लेना, पेपर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। 100 के 100 क्वेश्चन जो अच्छे से आएंगे। 100 के कहने का 100 क्वेश्चन है, लेकिन मोर देन 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 के लगभग क्वेश्चन जो है एक पेपर से कवर अप हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सभी की फुल फॉर्म है, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ ये था कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र होता क्या है। स्विफ्ट जो है वो इसके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? स्विफ्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने सभी की फुल फॉर्म भी की है, तो जो कि अलग से क्वेश्चन बन सकता है। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। NEFT की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और आगे क्वेश्चन आएगा इसी पेपर में ही कि डिजिटल पेमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो RTGS एंड NEFT वहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ का आंसर है स्विफ्ट। और DD क्या होता है हमारा? डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट। और गाइस, अगर आपको लगता है ना कि वीडियो में मेहनत की गई है थोड़ी सी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये नहीं है कि थोड़े से क्वेश्चन देख के छोड़ दिया, बोरिंग हो गया है। तो 5-6 क्वेश्चन अगर आप हर बार देखेंगे तो भी आपको अच्छे से पेपर की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है कि हेज फंड्स को पब्लिक को बेचा जा सकता है? ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि नहीं बेचा जा सकता है। बाकी सारी ही करेक्ट है कि हेज फंड जो है वो म्यूचुअल फंड नहीं होते, और इन्वेस्टर जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो अलग अलग फीस भी पेमेंट करते हैं और एक्सपेंसेस भी पेमेंट करते हैं। और म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमी ऑफ स्केल पे, माने कि बचते भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। देखिए एक क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन में से बना कि RTI एक्ट कौन सा है? 2005 है हमारा RTI एक्ट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2F में दी गई है। इन्फॉर्मेशन के भाई किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम RTI के थ्रू जो निकलवा सकते हैं, तो कौन सी नहीं निकलवा सकते? फाइल नोटिंग नहीं निकलवा सकते, बाकी सारे निकलवा सकते हैं। लॉग बुक्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सर्कुलर। तो यहाँ कैप्चर करके आप सारी पढ़ लीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग आती है। बाकी वीडियो देख लेना, उसमें सारी अच्छे से कराई हैं। सेकंड है 49 क्वेश्चन है, व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है एक चैनल स्ट्रक्चर के थ्रू, दैट इंक्लूड 1 और मोर रीसेलर, जिसमें एक से ज़्यादा रीसेलर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर मीन्स, इसे क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? बायर बीवेयर, यानी कि खरीदार सावधान रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। बायर शुड बी बीवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग। ठीक है, बायर शुड बी बीवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, यानी खरीदारी करते समय उसे सभी पहलुओं के लिए सावधान रहना चाहिए। अब ये वाला जो टॉपिक है वो आगे भी इसी पेपर में ही आएगा कि इसको हमें मैच मेकिंग करना है किससे? सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट से हमें मैच मेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बायर से रिलेट करता है, यानी कि सेल से रिलेट करता है, तो सेल वाले एक्ट से इसको मैच मेकिंग कर देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीज़न दिया गया है। एट टाइम्स ए बिजनेस में फेस द सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन, यानी कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब बिजनेस को सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, उसे अपने काम जो बंद करने पड़े।
रीज़न क्या बताया गया, इफ़ द रिवेन्यू इज़ लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट द ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन। जब हमारी रिवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाती है तो ऑपरेशन जो है वो बंद कर देने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट सही है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हमने डिस्कस किया है एस्टेट 2020 के पेपर में। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड जनरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू ए प्रॉब्लम। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जो है वो डिमांड करती है किसकी। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, नए नए विचारों का सृजन होता है, एक समस्या रखती जाती है, समस्या के जो जितने भी समाधान है, पॉसिबल आउटकम है, वो जो निकल के बाहर आने चाहिए। तो इसीलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जो वो यूज़ की जाती है। रीज़न बताया गया है कि पार्टिसिपेंट जितने भी प्रतिभागी है जनरेट एज मैनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल। जितने पॉसिबल हो सके ना उतने ही अल्टरनेटिव, उतने ही समाधान जो है वो जनरेट करते हैं, सृजित करते हैं विदाउट इवेल्युएटिंग दैम। उन पे विचार नहीं किया जाता। अभी वो सिर्फ विचार अपने प्रकट करे कि इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन के ऊपर अभी तक विचार नहीं किया गया है इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ये होता है। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:40। द सैम्पल साइज n विल बी। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे n की वैल्यू जो निकल जाएगी। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। तो स्टैंडर्ड एरर गिवन है 8, स्टैंडर्ड डेविएशन है 40 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। 8 to 10 इज इक्वल टू 40, रूट n इज इक्वल टू 40/8, 5। रूट n की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू हमें चाहिए तो दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, n इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है दो, स्टेटमेंट 1 एंड 2। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। कि अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप रोक सकते हैं एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले। लगातार ना देखें वीडियो, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन एक बार देख लिए, वीडियो रोक दी, थोड़ी देर के बाद फिर से 20 क्वेश्चन देख लिए। इस तरह से करके आप अपने पेपर को पूरा करिए। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। एग्रीमेंट में जब कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो वैलिड कैसे होगा। कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल। यानी कि जब हम एक कार खरीदते हैं तो कार के बदले में जो पैसे पेमेंट किए जाते हैं वो खरीदार के, जिसने बेची है उसके लिए कंसिडरेशन है, हमारे लिए कार कंसिडरेशन है। यानी कि बदले में कुछ मिलना चाहिए, वो होता है कंसिडरेशन। तो ये क्या होता है, ये वैलिड थोड़ी ना होता है। वो कह रहे विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये गलत हो जाएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिल्कुल सही बात है, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट से निकल कर आते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाते। स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही करेक्ट है। आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फीमा प्रोविजंस। देखिए आरबीआई क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1948 में। काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935 को। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण नियामक और प्रशासनिक प्राधिकरण है। किसके लिए, फीमा प्रोविजंस के लिए। जो भी फीमा के प्रावधान है उन सभी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बताया गया है बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी भी तो है ना, सारा मनी से रिलेटेड काम यही देखते हैं। एंड कस्टडाइन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, संरक्षक भी है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉय रिक्विजिट एक्सपर्टाइज ऑफ फीमा एडमिनिस्ट्रेशन। फीमा एडमिनिस्ट्रेशन की जो विशेषज्ञता है उसको भी ये एंजॉय करती है। तो ये बिल्कुल ही सही है और आज जो है एक ही राइट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2015-19। इनमें से ऐसा कौन सा है जो भारतीय व्यापार नीति आयात निर्यात नीति 2015-19 के बारे में सही है। सारी ही बातें सही हैं तो सारी सही बातों को पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट है डबलिंग द एक्सपोर्ट बोथ मर्केंटाइज एंड सर्विसेज, यानी कि एक्सपोर्ट को दुगना किया जाए चाहे व्यापार वस्तुओं का हो या फिर वो सेवाओं का। अचीव करना है 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, पूरे वैश्विक एक्सपोर्ट का 3.5% हमें जरूर अचीव करना है। इंट्रोड्यूस 2 स्कीम, 2 स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, MEIS एंड SEIS मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और फोर्थ है इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म, और एक बहुत ही सरल आयात निर्यात जो प्रारूप है उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो सही, सारे ही बातें इसकी सही हैं। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो हमारी इंडियन ट्रेड पॉलिसी है 2015-19, यानी कि कोई भी एक विशेषता दे के बताओ ये विशेषता किसकी है, तो ये है हमारी इंडिया ट्रेड पॉलिसी 2015-19 की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री, सबसे बेहतर तरीका कौन सा एंट्री लेने का कहा इन इंटरनेशनल बिजनेस में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, जिसे इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ही थोड़ा सा ज्ञान है, तो वह इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एंट्री ले सकता है, एक्सपोर्टिंग के थ्रू। एक्सपोर्टिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है न्यू रिफॉर्म इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड, नए सुधार जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में है वो कौन से हुए हैं, दो ही हुए हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन और बैंकिंग कंसोलिडेशन, दोनों ही क्या है, न्यू रिफॉर्म है हमारे। तो ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी जो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया का, बैंक ऑफ कलकत्ता, 1768 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कोवेरियंस गिवन है एक्स एंड वाई सीरीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स सीरीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वाई सीरीज का, और नंबर ऑफ पेयर यानी कि एन गिवन है 20 का। तो हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंपल फॉर्मूला कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है इन्फॉर्मेशन है सारी ही गिवन है, बस हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है और मल्टीप्लाई करके ऐसे सोल्व करके आंसर आ जाएगा -0.642। सारे ही क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी आए हैं इस पेपर में। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजंस आर इन द एम्बिट ऑफ, कम इन द एम्बिट ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज के जो डिसीजन है वो किसके दायरे में आते हैं, वो आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन जो वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं उन सब के दायरे में आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और हमारा लीवरेज डिसीजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, क्वेश्चन में से ही 7-8 क्वेश्चन निकल के आएंगे कि सिडबी वो सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई टू, सिडबी को आईडीबीआई के सब्सिडरी यानी कि सहायक के रूप में क्यों स्थापित किया गया था, टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई, आईडीबीआई के जो छोटे व्यापार को फाइनेंस करना था उन सारे काम को टेक ओवर करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। तो अभी सारा इनके बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। आईडीबीआई की फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी की फुल फॉर्म में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आईडीबीआई के आगे अगर हम एस लगा देंगे, स्मॉल लगा देंगे तो वही टेक ओवर किया था, स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग को टेक ओवर किया था इसने। तो आईडीबीआई से बनके सिडबी दोनों की फुल फॉर्म हम कर चुके हैं। आईडीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 जुलाई 1964 को और सिडबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, आईडीबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सिडबी के चेयरमैन है एम आर कुमार और सिडबी के चेयरमैन है आईडीबीआई के चेयरमैन है एम आर कुमार और सिडबी के चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रामन। और आईडीबीआई की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि आईडीबीआई की सहायक कौन सी है, सिडबी। ठीक है, आईडीबीआई इन दोनों की फुल फॉर्म हमने करी, इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने किया, हेडक्वार्टर और चेयरमैन। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से सिंपल एक जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन भी आया है नेट में ही कि एग्रीकल्चर इनकम पे कौन सा एक्ट लगता है। तो यहाँ तो मैच मेकिंग में पूछ लिया है। अगर हमने ये एग्रीकल्चर इनकम यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रखा हो तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी को फर्स्ट के साथ मैच सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ने ही मिलाया है। तो यानी कि अगर 4 में से एक भी अगर हमारा ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है वो सही हो सकता है। सेक्शन 6(1) किसके लिए है, रेसिडेंट के लिए। सेक्शन 10(a) किसके लिए है, लीव सैलरी के लिए। 10(1) एग्रीकल्चर इनकम के लिए और सेक्शन 10(5) है हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो पेपर कोई भी क्यों ना हो। नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो नेट के सारे पेपर जो है ना अच्छे से हमें पढ़ने चाहिए। सिर्फ पिछले साल के पेपर अगर ढंग से पढ़े जाए ना तो भी बंदा पास हो सकता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट। मोटिवेशन फोर्स यानी कि काम करने के लिए जब बंदे को मोटिवेशन दी जाए, यानी कि वो वाली मोटिवेशन की फोर्स दी जाए काम करने के लिए, और लेवल ऑफ एफर्ट उसके जो काम करने के लेवल यानी कि जो वो अपना काम करेगा, जिस एफर्ट से वो काम करेगा, वो क्या होते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं होते सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के। ज़रूरी नहीं है कि किसी को मोटिवेशन दी जाए तो उसको जो काम होगा वो बिल्कुल सेटिस्फैक्शन लेवल का ही होगा। तो मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज़ नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। ये किसने प्रपोज किया है, पोर्टर लालर मॉडल ने। ये सारे ही मॉडल हमने किए हैं। ये 63 क्वेश्चन जब किया था तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, सारे ही आप मॉडल अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ आउटकम ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि जब 2 डाइस फेंकी जाएँ
तो वहाँ पे 8 आने के चांसेस कितने हैं? हमारे प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो हो गए 36 क्योंकि 2 डाई फेंकी गई हैं, और फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 5। पहली डाई में 2 आए, दूसरे में 6, पहले में 3 आए, दूसरे में 5, या दोनों में 4 4 आ जाए, या फिर पहले में 5 आए, दूसरे में 3, या पहले में 6 आए और दूसरे में 2। इस तरह से 5 हमारे आउटकम बनेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5/36, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच मेकिंग करनी है यहाँ पे। नेट इनकम अप्रोच को मैच करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। ठीक है, ये है हमारा 65 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में शायद वहाँ पे तो सिंपल पहली लाइन में दिया गया है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो नेट इनकम अप्रोच है, तो वहाँ से भी इसका क्ल्यू पकड़ा जा सकता है कि ए में थर्ड जो है वो आ सकता है नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। हम इसको मैच करेंगे। गॉर्डन मॉडल जो है वो डिविडेंड के लिए होता है। डिविडेंड थ्योरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल बस्टिंग के लिए, और रीऑर्डर लेवल तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। एक स्टेटमेंट है किसकी? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन की। टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, किसके प्रभाव को नहीं दिखाती है? डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर, सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, अभी तक डिविडेंड पेमेंट नहीं किया गया है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही जो इंस्टीट्यूशन है और उनके हेडक्वार्टर है या एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घूमते रहते हैं, किसी में कुछ आ गया, किसी में कुछ आ गया। अब देखिए ये जो 4 हैं, 4 हमारी इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, 4 हेडक्वार्टर दिए गए हैं। हम इसी क्वेश्चन में इन चारों की फुल फॉर्म भी करेंगे, चारों के एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले WTO कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO के बारे में तो फुल इन्फॉर्मेशन हमने कितनी बार अपने चैनल पर किया है। WTO को कब स्थापित किया गया, WTO को किसकी जगह पे स्थापित किया गया, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, WTO में स्टार्टिंग में कितने देश थे, तो आप पीछे की वीडियोस देखिए जहाँ पे भी WTO के बारे में बताया गया है। WTO क्या है, कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट कब की गई? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। IMF लिख देती हूँ यहीं पर ही, 1 जनवरी 1995। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई है? 1944 को एस्टेब्लिशमेंट की गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 16 अक्टूबर 1945 को। रोम इटली में इसका जो हेडक्वार्टर है। और EU यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को। चैनल की जितनी भी वीडियो, एक वीडियो को 2 बार देखें, फटाफट से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो यहाँ से देखिए, WTO फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, EU यूरोपियन यूनियन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है WTO का 1 जनवरी 1995 और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और रोम इटली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। EU 1 नवंबर 1993 को। यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। अभी इस क्वेश्चन में मैच मेकिंग में आ गया, अलग से भी पूछा जा सकता है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, FAO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ है, WTO की जो है वो कब हुई एस्टेब्लिशमेंट। ये क्वेश्चन तो एस्टेब्लिशमेंट का ही क्वेश्चन 2 बार स्टेट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। और आर जो है एक ही राइट एक्सप्लेनेशन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है कि ये कह रहे हैं नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है बहुत ही संगत होता है किसी भी फर्म का वैल्यूएशन करने के लिए। और सेकंड बोला गया है कि एक फर्म जो है वो अपनी टोटल वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैपिटल में जो है चेंज कर सकती है बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर के लीवरेज की डिग्री में चेंजेस के कारण वो अपने टोटल वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज वो कर सकती है। तो दोनों ही सही है और आर जो है एक ही राइट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम इज ऑल्सो नोन एज सुगम को किस लिए जाना जाता है? ITR4 के लिए। नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज।
जो पैमाने का घटता प्रतिफल है उसका सार क्या है? नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि साधनों के संयोग में जब एक साधन के अनुपात को बढ़ाया जाता है, इज इंक्रीज बढ़ाया जाता है, तो एक समय के बाद आफ्टर ए पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर विल डिमिनिश, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जो कम होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। 70 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, चलते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ए स्टैच्यूरी ऑडिटर? वैधानिक अंकेक्षक के अधिकार कौन से हैं? फर्स्ट है रेमुनरेशन लेना, भाई बंदा काम करेगा तो रेमुनरेशन भी लेगा। सेकंड है टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ए ऑप्शन तो चारों में ही है। जनरल मीटिंग को अटेंड करना क्या है उसका राइट है। और थर्ड है टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस को विजिट करना भी उसका राइट है। तो ये ए, सी और डी वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन का ही क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हुआ है। मिरर और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, पहले भी और शायद ये जो नोट्स की वीडियो थी उसमें भी करवाया था। मिरर और मॉडल जो है वो कैश मैनेजमेंट किसके लिए यूज़ होता है? कैश मैनेजमेंट के लिए मिरर और मॉडल को यूज़ किया जाता है। नेट में ही आया हुआ पेपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एन वेसिस ए। देखिए ये किसके लिए होता है? जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसमें उपचार किया जाता है कंज्यूमर के डिस्प्यूट का, क्या होता है? ये 3 टायर सिस्टम होता है। 3 टायर सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि 3 लेवल पे यहाँ पे झगड़े जो सुलझाए जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और 2019 में उसमें सुधार किए गए हैं। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा आंसर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1986 के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने रुपए तक के मुकदमे का निपटारा किया जाता है, डिस्प्यूट जो वो सुलझाए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 20 लाख। स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ऊपर के। ये है 1986 के अकॉर्डिंग। लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अब जो लिमिट है वो कर दी गई है 1 करोड़ की। स्टेट कमीशन में ये लिमिट होगी अब 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की और नेशनल कमीशन में आती है ये 10 करोड़ से ऊपर की। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप क्या होता है? देखिए हैजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क है उसको क्या करती है, उसके लिए ये प्रोटेक्शन देती है करेंसी स्वैप। हैजिंग मीन्स क्या होता है? हैजिंग कैन प्रोटेक्ट यूर ट्रेडिंग कैपिटल इन प्राइस फ्लक्चुएशन। कीमतों में जो तो उतार चढ़ाव होता है उससे हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को बचाता है हैजिंग। तो करेंसी स्वैप इज ए प्रोटेक्शन मेथड है और फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि रिस्क का। करेंसी स्वैप होता क्या है? करेंसी स्वैप इज एन एग्रीमेंट इन विच 2 पार्टीज एक्सचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए लोन एंड द इंटरेस्ट इन वन करेंसी फॉर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन अनदर करेंसी। एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ये चेंज करते हैं। तो करेंसी स्वैप अदला बदली है, स्वैप मतलब अदला बदली है। और ये अदला बदली करेंसी के स्वैप का जो अदला बदली का जो ये मेथड है वो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क है ना उससे प्रोटेक्शन देता है हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल अजम्पशंस। ये दोनों ही आइडेंटिकल अजम्पशन के ऊपर बेस होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ही क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है, हम पीछे कर चुके हैं। टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स वेयर एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ग्रुप्स। ये लाइन अलग से भी पूछी जा सकती है कि टी टेस्ट वो किस लिए यूज़ किया जाता है? 2 ग्रुप में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। और एफ टेस्ट का भी यूज़ किया जाता है 2 ग्रुप से ज़्यादा में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट वर्थीनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। साख योग्यता का जो स्तर है भारत में वो कितना है? 300 से 900, लोअर है 300 और हाईएस्ट हमारा 900। यानी कि बैंक या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं एक्सटेंडेड क्रेडिट टू एन इंडिविजुअल हु स्कोर इज 750 एंड मोर। जिसके जो उधार ले रहा है अगर उसका स्कोर 750 या उससे ज़्यादा है तो उसी को ही उधार देना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ। इनमें से ऐसा कौन सा जो रिफ्लेक्ट करता है किसको? ये जो बात कही गई है उसको। द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। कि कस्टमर को बेनिफिट देना टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, वहाँ से कस्टमर वैल्यू यानी कि कस्टमर की वैल्यू अगर करेंगे तो ही एक कंपनी जो है वो जिंदा रह सकती है, अदरवाइज नहीं। कस्टमर वैल्यू एक ऐसी घटना है जो कंपनीज को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने से रोकती है।
कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए रखती है और उन्हें एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रदान करके बार बार उनसे व्यवसाय अर्जित करती है। व्यवसाय अर्जित करने का मतलब है कि बार बार उन्हें अपने तरफ खींचती है। कस्टमर्स को एक कंपनी अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है तो ऐसे कस्टमर जो सेटिस्फाई होते हैं वो बार बार आते हैं, ठीक है, बार बार उनसे व्यवसाय अर्जित होती है, बार बार ट्रांजेक्शन होती है। तो ये कस्टमर वैल्यू, ठीक है, इसमें से ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, आफ्टर US डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इन्हें क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड, जो कि पहले 2 बार हम कर चुके हैं, 2 बार पेपर में आया है कि SDR को क्या कहा जाता है, या फिर SDR की फुल फॉर्म क्या है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, फुल फॉर्म इसको कहते हैं पेपर गोल्ड। तो इसको जो वेटेज मिलता है, तो यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट वेटेज है किसको दिया गया, कौन सी करेंसी को दिया गया? US डॉलर को। क्वेश्चन है कि US डॉलर के बाद कौन सा है, तो ये यूरो। अब क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों के बाद कौन सा है, चाइनीज़ यान। 4th पे जापानीज़ और 5th पे ब्रिटिश पाउंड। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि जो वेटेज दिया गया है उसमें जो टॉप 5 करेंसी है उसमें से टॉप 5 में कौन सी नहीं है या टॉप 5 में कौन सी है। तो 5 याद रख लीजिए, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आप दे पाएंगे। फर्स्ट है हमारा US डॉलर, सेकंड है यूरो, थर्ड है चाइनीज़ येन और फोर्थ है जापानीज़ येन और 5th है ब्रिटिश पाउंड। 79 क्वेश्चन है, ऑफिशियल मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आप किससे मैच करोगे? इकोनॉमिक पॉलिसी से, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक की पॉलिसी है, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी है। सोशल ऑब्लिगेशन को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करेंगे। कंज्यूमर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर, ये क्या है? सारे के सारे स्टेक होल्डर है, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप से हम इसको मैच करेंगे। और फोर्थ है हमारा मोरल प्रिंसिपल, और इसको बिजनेस के एथिक्स से। मोरल बातें कहाँ आती है? एथिक्स में आती है, दैट डिफाइन द राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चन 2 बार स्टेट में भी आए हैं। ए फर्म कंज्यूम्स 90,000 यूनिट ऑफ ए सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एनुअली। एक फर्म हर साल अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में 90,000 यूनिट कच्चे माल के 90,000 यूनिट को यूज़ करती है, और उसकी लागत कितनी आती है? 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। और पर परचेजिंग ऑर्डर पे लागत आती है 300 रुपये की, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20% पर ईयर। बट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? आंसर है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे आया देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, 2AO डिवाइडेड बाई H। 2A क्या है? एनुअल डिमांड, जो कि गिवन है 90,000 यूनिट की। O क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 300 रुपीज़ की। H क्या आ जाएगा हमारा? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट को कैसे निकालेंगे? जितनी कॉस्ट है उसका 20%। कॉस्ट आई कितनी? 90,000 की 3 से करेंगे, ठीक है, 90,000 की 3 से करेंगे, 2,70,000 ये आ गई, और 300 रुपये पर परचेजिंग पे है, प्लस में 300 आ गया है, टोटल हो गया 2,70,300। मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो 54,060। और इसको पर यूनिट में हमें निकालना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में पर यूनिट को यूज़ करना है, तो डिवाइडेड बाय 90,000 करके पर यूनिट आ जाएगा 0.6। और जो सारी चीज़ें अब हमारे पास आ चुकी है, और इसको फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,487 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन। स्टेप्स दिए गए हैं एक्टिविटी बेस्ड, गतिशीलता आधारित लागत आवंटन के कौन कौन से स्टेप हैं? सारे ही स्टेप हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ABCDE। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है मेन एक्टिविटी के भी, जो भी हमारा प्रोडक्शन किया जाएगा उसमें मेन एक्टिविटी कौन सी होंगी, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है ना, तो एक्टिविटी कौन सी होंगी। फिर कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पुल का कलेक्शन किया जाता है, इनडायरेक्ट कितना आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी कि रॉ मटेरियल पे कितना होगा, लेबर पे कितना होगा, ओवरहेड पे कितना होगा। इस तरह से डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चित किया जाता है जो हमारे ड्राइवर्स हैं, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। फिर कैलकुलेशन किया जाता है उन सभी के रेट की, रॉ मटेरियल पे कितना रेट है, लेबर का कितना है, ऐसे ऐसे करके। फिर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू प्रोडक्ट के लिए फिर हम अपनी कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो ये पांचों ही क्या है? हमारे स्टेप्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इम्पोर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स दैट ए बिजनेस शुड फॉलो। इसमें से लिस्ट आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक कंपनी के नैतिक सिद्धांतों के बारे में, ऐसे कौन से नैतिक सिद्धांत है जिन्हें एक बिजनेस को जो है फॉलो करना ही करना चाहिए। तो B, D और E, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी में क्या है? पे टैक्सेस, अपने टैक्सेस को पेमेंट करनी चाहिए एक बिजनेस को, एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन प्रोमिटली, और दूसरे जितने भी दायित्व हैं उन्हें तुरंत ही पूरा करना चाहिए। सेकंड है, रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ टू कस्टमर, सप्लायर, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा। रिफ्रेन मीन्स बचना चाहिए किकबैक्स, सीक्रेट किकबैक्स यानी कि रिश्वत से या भुगतान से। कस्टमर, सप्लायर या एडमिनिस्ट्रेटर को कभी भी रिश्वत या भुगतान नहीं करना चाहिए।
एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, और जितने भी काम करने वाले हैं उनको अच्छा माहौल देना चाहिए काम करने का और अच्छा उन्हें वेजेस देने चाहिए। ये क्या है, एथिकल प्रिंसिपल है एक फर्म के, एक बिजनेस के, जिसे उसे फॉलो करना ही करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना खोल के बताया गया है। एचपीएससी में वाला क्वेश्चन आया है, नेट में भी रिपीट हुआ है, और हमने कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो करी थी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करा है। तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखें, कॉमर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ पे ये वाला लिंक भी मिलेगा। आप एस्टेट के पेपर देखना चाहते हैं, सारे एस्टेट के पेपर एक वीडियो में देखना चाहते हैं, अलग अलग से देखना चाहते हैं, सब तरह की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। DSSS के पेपर हो, HSS स्क्रीनिंग के पेपर हो, क्योंकि एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, एचटेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और क्लियरली लिखा गया है कि ये वाला एचटेट जो है वो आगे स्क्रीनिंग में भी मान्य होगा। तो लग जाइए अपनी तैयारियों में। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा इंस्टीट्यूशन पार्ट नहीं है, वो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पार्ट नहीं है। कौन कौन से पार्ट हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहला होता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फोर्थ है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिफ्थ है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये है 5 हमारी एजेंसी या 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा हैं। और जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे भी आता है, बताइए इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कोई 2 ऑप्शन, जैसे 2 की जोड़े बना के दे देंगे, IDA एंड IFC एंड IMF। तो ये याद रखना, IDA और IFC ये दोनों ही जो है वो पार्ट हैं हमारे वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलपत राव कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ। चलपत राव समिति किस लिए बनाई गई है, रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कीमत का विभेदीकरण, यानी कि जब एक प्रोडक्ट को एक मोनोपोली अलग अलग बाजार के अलग अलग खंडों में अलग अलग कीमतों पर बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इनकी प्राइस अलग अलग हो जाता है अलग अलग मार्केट में, यानी कि ये होता कहाँ है, मोनोपोली मार्केट में। तो जो आंसर नहीं है वो क्या है, सेकंड, कि प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट्स तो होते नहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, यानी कि मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट तो होते नहीं, वो किस में होते हैं, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन में होता है, कीमत वस्तु का विभेदीकरण, यानी कि जब वस्तु के रंग रूप आकार में अंतर आ जाए, ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नोट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रीक्विजिट हो क्या, कौन से जाएंगे, फर्म मस्ट है मोनोपोली पावर, फर्म के पास मोनोपोली पावर होनी चाहिए तभी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, मार्केट अलग होनी चाहिए और वो खंडित होनी चाहिए, यानी कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट का लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक से दूसरे का लिंक होगा तो जिस मार्केट पे कम रेट पे बिकेगी सारे के सारे कस्टमर वहाँ चले जाएंगे। नेक्स्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट्स, प्राइस इलास्टिसिटी भी अलग अलग मार्केट में अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड टू। वन बेल्ट वन रोड किसने चलाया, ये है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चलाया था, और ये 3 महाद्वीपों को जोड़ता है, एशिया अफ्रीका और यूरोप को, यानी कि ये एक चैन जो है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, सप्लाई चैन को। यहाँ पे है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ये व्यापार को संरक्षण प्रदान नहीं करता, ठीक है, व्यापार के लिए कोई भी एक नियम कायदे कानून नहीं बनाता। ये सिर्फ चीन के राष्ट्रपति ने अपनी जो उनकी चाइनीज़ करेंसी है उसे इंटरनेशनल मार्केट में पुशअप करने के लिए, यानी कि अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इन्होंने ये किया था, वन बेल्ट वन रोड। बेल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ओवरलैंड रूट, और रोड का मतलब क्या है, सी रूट्स, ठीक है। इन दोनों के थ्रू जो है अपनी सप्लाई चैन को कवर अप किया जाए। स्ट्रेंथिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चैन, ये बिल्कुल इसका करैक्टरिस्टिक्स है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की। इंप्रूव करना कॉस्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉस्ट में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी उतने ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलेंगे। रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस, पुनर्संतुलन व्यापार प्रभुत्व, यानी कि अपना प्रभुत्व बनाना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो इसका क्या नहीं है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, किसी तरह के व्यापार का ये संरक्षण प्रदान नहीं करता, ठीक है। ये बस अपने आप को मजबूत करने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो चालू किया। आ सकता है कि भाई ये किसका इनिशिएटिव है, ये चीन का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर ए हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बहुत बार नेट के पेपर में आता है, सिंपल ये 4 क्वेश्चन दी मिलेंगी और ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछ ली जाएगी। कैसे निकालना होता है, देखिए ए बी, ये जो सी और डी है ना, इस सी यहाँ पे आ जाएगा 3rd नंबर पे और हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ए और बी के बाद सी जो है वो क्या है, हाइयर ऑफ ए और बी। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों में जो हाई है वो हमारा सी हो जाएगा। कितना है, 5 लाख। ठीक है, पहले हाई देखना है, विच एवर इज़ हाइयर, उसके बाद सी और डी को कंपेयर करना है, विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लोअर 480, और फिर दोबारा ई और एफ को देखना है, विच एवर इज़ हाइयर। तो हमारा 480 जो वो आंसर आ जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू में जो ज़्यादा है पहले उसको लेंगे 5 लाख, फिर 5 लाख की कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज़ लो, स्टैंडर्ड रेंट लो है तो हमारा 480 आ गया। फिर उस जो आया है आंसर ई पार्ट पे जो आया उसको एफ के साथ कैलकुलेट करेंगे, विच एवर इज़ हाइयर, एक बार हाइयर एक बार लोअर एक बार हाइयर, इस तरह से कंपैरिजन करके चलेंगे तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 480। ए किसको माना है, म्यूनिसिपल वैल्यू को, बी किसको माना है, फेयर रेंटल वैल्यू को, सी में कंपैरिजन करेंगे विच एवर इज़ हाइयर, डी माना है स्टैंडर्ड रेंट को, ई में आ जाएगा विच एवर इज़ लेस, एफ आएगा एक्चुअल रेंट, और ग्रोस एनुअल वैल्यू में विच एवर इज़ हाइयर की कंडीशन आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या नहीं आता है, देखिए म्यूचुअल फंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, एक ट्रांसफरेबल साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोमिस किया जाता है बियरर को पेमेंट करने का ए सम ऑफ मनी, यानी कि एक पर्टिकुलर मनी, एक सर्टेन डेट पे, एट ए फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड पे या फिर फ्यूचर डेट पे पेमेंट करने का वहाँ पे प्रोमिस किया जाता है। तो तीनों में होता है, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में, प्रोमिसरी नोट में। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि जो हमारे इंडियन रुपी होती हैं क्या वो प्रोमिसरी नोट होते हैं। देखिए बहुत इसके ऊपर बहुत उसको देखा, सर्च किया, तो यस और नो दोनों में आंसर आ रहे थे, लेकिन कंक्लूजन मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट नहीं होते हैं। क्योंकि कहीं पे बताया गया कि होते हैं, क्योंकि नोट के ऊपर भी लिखा गया होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर सर्टेन सम ऑफ मनी। देखिए जैसे ये लिखा गया है, प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज़। ठीक है, कि 1 रुपये के नोट पे नहीं होते, तो 1 रुपये का नोट तो होता नहीं है प्रोमिसरी नोट, बाकी सारे नोट होती है। ये कोई बात नहीं कि नोट के ऊपर प्रोमिस लिख दिया तो ये प्रोमिसरी नोट बन गया। ये करेंसी है, ये करेंसी एक्ट के अंदर आती है, और जो प्रोमिसरी नोट होते हैं उसकी कंडीशन अलग होती है। ठीक है, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उससे बाहर रखा गया है करेंसी को, और ये करेंसी एक्ट के अंदर आती है। तो इंडियन रुपी जो है वो हमारे प्रोमिसरी नोट नहीं होती हैं, आप याद रखेंगे इस चीज़ को, नहीं होती हैं, और आप अच्छे से सर्च कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग देखिए होती क्या है, जो फोकस करती है कस्टमर को रिटेंशन करने में, उनकी बनाए रखने में, उन्हें सेटिस्फाई करने में, और लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू को वो जो है सेटिस्फाई करती है, यानी कि रिलेशनशिप बनाने में विश्वास करती है ताकि अपने मार्केटिंग जो है वो अच्छी की जा सके और अपने बिजनेस को ऊपर किया जा सके। तो उसकी विशेषताएं कौन सी होती है। फर्स्ट होती है प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन, यानी कि प्रोडक्ट को, ये बेनिफिट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि लाभ अभिमुखी, यानी कि प्रोडक्ट को बेनिफिशियल बनाने के ऊपर पूरा इसका जोर रहता है। फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट, कंज्यूमर के साथ लगातार जो कॉन्टैक्ट बनाए रखा जाता है, और हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारे बी, सी और डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द डिसीजन आउटकम ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेरी अंडर एनपीवी एंड आईआरआर मेथड पर से। देखिए यहाँ जो 4 सिचुएशन दी गई हैं उसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे जो हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का इवैल्यूएशन करना होता है, यानी कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में रुपए लगाने हैं तो अगर हम एनपीवी मेथड और आरआर मेथड से कैलकुलेशन करें वहाँ पे हर प्रोजेक्ट की, तो किससे अलग अलग आएगी, तो इन तीनों से ही अलग अलग आएगी, टाइम डिस्पैरिटी से, कॉस्ट डिस्पैरिटी से और लाइफ डिस्पैरिटी से। तो ए, बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी इज केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी से बाहर कौन सी कमोडिटी को रखा गया है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया, और दूसरा ऐसा प्रोडक्ट है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
जीएसटी को पार्लियामेंट में पास किया गया था 24 मार्च 2017 को, और जीएसटी इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 का। लागू कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, लागू कब किया गया 1 जुलाई 2017 को। प्रिंसिपल क्या है इसका, वन नेशन वन टैक्स। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैनल अल्टरनेटिव इज नॉट टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, इज नॉट टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया। देखिए चैनल अल्टरनेटिव क्या मतलब होता है, जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी चैनल है, जिसको जो चैनल हम डिसाइड करेंगे, उसको डिसाइड करते टाइम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है, कंट्रोल क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है, और अडेप्टिव क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाता है। तो 3 तरह से हर अल्टरनेटिव का वैल्यूएशन किया जाता है, लेकिन एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ए रिक्वायर 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 पर kg। स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया 10 kg, स्टैंडर्ड प्राइस जो दे दिया 5 पर kg। द एक्चुअल कंजम्पशन कितनी है हमारे पास 12 kg, और रेट है 6 पर kg, यानी कि ए के वो रेपी गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस माइनस एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्चुअल के लिए एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22, वो भी माइनस में, तो इसको अनफेवरेबल हम बोलेंगे, और ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 22 अनफेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 31(7) इज अलो अंडर टैक्स लॉ फॉर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर। देखिए जो हमारा 37(1) है उसके अंदर जो डिडक्शन दी गई है वो कौन से एक्सपेंडिचर के लिए दी गई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे 37(1) जो है उसमें जो डिडक्शन दी गई है वो अलो की गई है सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ना ही कैपिटल के लिए और ना ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस। आधिक्य क्षमता जो है वो कौन सी मार्केट कंडीशन में नोटिस नहीं की जाती, परफेक्ट कंपटीशन में वो नहीं की जाती। देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहे हमारे साथ हर एक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कौन से आते हैं, आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। वीडियो को लाइक करने में और वीडियो को सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, तो बेफिक्र होकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अपने सजेशन और अपनी क्वेरी भी आप दे सकते हैं। अमाउंट अनयूटिलाइज इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ठीक है। देखिए जो राशि है जो कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया है तो फॉर विच एजम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको मानना चाहिए कब, 3 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 3 साल के अंदर अगर उसे खर्च नहीं किया जाता है, कहीं पर अगर उसे नहीं लगाया जाता उस पैसे को, तो उसके फिर क्या मान लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। साइबर क्राइम दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, डिसऑनर ऑफ बिल, पेमेंट एंड कॉपीराइट। देखिए मैंने एक्ट भी लिख दिए हैं कि कौन सा एक्ट है। ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि एक तरफ एक्ट लिखे गए, एक तरफ इनके ईयर लिखे गए और हमें मैच मेकिंग करना हो। साइबर क्राइम सभी को पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेट करेंगे इसको, और ये होता है 2000। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसके ऊपर लगेगा। डिसऑनर ऑफ बिल की बात आई है तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाएगा 1881 के अकॉर्डिंग, एंड पेमेंट एंड कॉपीराइट आ जाएगा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज ₹50। 10 आइटम का अर्थमेटिक मीन दिया गया 50, और हर आइटम को अगर हम 5 से इंक्रीज कर दे तो हमारा न्यू अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा। देखिए टोटल कैसे आएगा 10 आइटम्स का, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500 आ जाएगा। हर आइटम को 5 से इंक्रीज करने की बात की गई है, टोटल आइटम है 10 और हर नंबर को अगर हम 5 से इंक्रीज करेंगे तो टोटल इंक्रीमेंटल कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50। अब जो हमारा टोटल निकल के आएगा वो हो जाएगा 550। तो न्यू मीन कैसे निकलेगा, टोटल 550 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 10, तो ये हमारे पास 55 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। न्यू अर्थमेटिक मीन हमारा आ जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। सबसे अच्छी गुडविल किस तरह की गुडविल को माना गया है, कैट गुडविल को माना गया है। जैसे बिल्लियाँ घर के मालिक से नहीं जुड़ी होती, वो घर से जुड़ी होती है। घर का मालिक आता जाता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस घर में वो आना चाहता उनका आना जाना होता है ना, वो वहाँ पे लगा रहता है। तो ये कैट गुडविल में कैट जो है उन कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है जो उसी दुकान या व्यवसाय पर जाते हैं, दुकान का मालिक जो है कोई भी हो, ठीक है। ये हो जाएगी कैट गुडविल जो कि सबसे अच्छी मानी गई है। तो ये था हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स
जून 2019 का पेपर। आगे हम कैरी करेंगे दूसरे पेपर्स को, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।